नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसलिए आपका फिर से अभिनंदन हम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समसामयिक विषय पर हम सभी पक्षों को लेकर के इस कार्यक्रम को करते हैं, तो आज हमारा विषय है पाकिस्तान और आतंकवाद पर भारत की नीति। आपको पता है कि बिश्केक में SCO शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही, जो 8 मुल्कों का एक संगठन है और जिसका भारत और पाकिस्तान भी 2017 में दोनों देश सदस्य बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ भाषण दिया है SCO में, और ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद के मसले को भी उन्होंने उठाया है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आतंकवाद और पाकिस्तान पर जो भारत की नीति है वो जो है सही दिशा में जा रही है कि नहीं, और आगे क्या करने की जरूरत है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सुदेश कुमार वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जी पार्थसारथी हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं और अक्सर कार्यक्रमों में रहते हैं। और हमारे साथ स्वामी अग्निवेश हैं, जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये 8 देशों का समूह है जिसका चार्टर ही है म्यूचुअल ट्रस्ट। परस्पर जो है सो विश्वास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ट्रांजिट कोऑपरेशन, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इस समूह में भारत और पाकिस्तान जो है एक ऐसे 2 देश हैं जिनके बीच जो गांठ है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। किस तरह से पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवाद का प्रायोजन करता है, और इस कारण से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अगर दोनों देश साथ होते हैं तो फिर कितनी प्रगति संभव है, ये तमाम मसले जो हैं यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पार्थसारथी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण जो दिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे। और मैं एक छोटा सा उसमें ये भी जोड़ दूं कि ये जो मल्टी कंट्री फोरम है, 8 देशों का है, मुख्य रूप से माना जाता है कि ये चीन और रूस ने बनाया था, इसलिए कि ये केंद्रीय जो मध्य एशिया के देश वो अमेरिका की तरफ न जाए। तो उनका स्वार्थ था इसमें कि इसको बनाया जाए। बाद में जो है रूस को लगा कि चीन जो है बहुत हावी हो रहा है, तो उसने भारत को लाने पे जोर दिया। फिर चीन ने देखा कि भारत आता है तो उसने पाकिस्तान, तो एक बार्गेनिंग शुरू से जो है सौदेबाजी होने लगी। तो जब सौदेबाजी से एक संस्था संगठन का निर्माण होता है तो उसमें कितनी प्रगति हो सकती है। देखिए, आपने याद रखना चाहिए कि ये संगठन बना क्यों। हाँ, जरूर रूस और चीन सम्मिलित थे कि अमेरिकी प्रभाव वहाँ नहीं बढ़े, लेकिन एक और बात था, सऊदी अरब के दिए गए सहायता के साथ एक किस्म का इस्लामी कट्टरपंथी सोच विचार वहाँ फैलने लगे, और अफगानिस्तान से लेकर। तो इसीलिए उन्होंने सोच समझ कर यह निर्णय लिया कि रूस दोनों सम्मिलित होकर सिर्फ अमेरिकनों को बाहर रखने के प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि कट्टरवाद के फैलाने को रोकने के लिए भी एक प्रयास था। ये कहा कभी नहीं गया है, लेकिन असलियत ये है। जो कहते हैं हाँ, बिल्कुल, जिसे फंडामेंटलिज्म कहते हैं, उसके फैलने को रोकने के लिए इन दोनों के उन्होंने देखा कि अपने आपसी हित में है। उसके बाद उज्बेकिस्तान उस समय शामिल नहीं था, उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और फिर हमारी ओर से उन्होंने मंत्रण दिया हमको और पाकिस्तान को। क्यों? इसलिए कट्टरवाद, जो इस्लामी कट्टरवाद से वो घबरा रहे थे, वो अफगानिस्तान से फैल रहा था। अफगानिस्तान दुविधा में था, अमेरिकन वहाँ कार्रवाई कर रहे थे, तो अमेरिकन अफगानिस्तान को सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में बुला पाए, लेकिन प्रयास रहा भारत और पाकिस्तान को बनाने के लिए, और इसलिए हम वहाँ हैं। लेकिन वहाँ आने के बाद हमने ये भी देखा है कि आर्थिक सहयोग, आपसी मिलन, सड़कें बनाना, रेल रोड बनाना, कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाना, ये एक मुख्य प्रयास है उनका। तो इसमें सम्मिलित हैं। ज़रूर वहाँ जिन बैठकों में हम शामिल थे, काफ़ी गहरे रूप से आतंकवाद पर विचार विमर्श हुआ कि फैलना जाए अफगानिस्तान से, और इसके लिए कर क्या सकते हैं और दुनिया में कैसे फैल रही है। तो अब अफगानिस्तान भी वहाँ मौजूद है, हालांकि ऑब्जर्वर के रूप में, वो अभी तक सदस्य है नहीं। हाँ, भारत में तो इसलिए भारत और अफगानिस्तान को सम्मिलित होकर आतंकवाद के खिलाफ बोलना महत्व है।
आप जो कट्टरता की बात कर रहे थे कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, तो कुछ हद तक तो सफलता भी है, क्योंकि जो मेजबान देश है किर्गिस्तान, और वहां के जो है उन्होंने कह दिया है, साफ कह दिया गया है कि जो चीन के साथ तो खैर BRI के साथ है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन शिनजियांग के मामले में उन्होंने कहा कि ये चीन का अपना मामला है, इससे हमको कोई लेना देना। वहां के किर्गिस्तान के भी आसानी से कह रहे हैं, लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में 20 लाख मुसलमान आबादी को नजरबंद कर रखा है। किर्गिस्तान भी चुप है ना, उसने कहा कि उसका मामला ही नहीं, कजाकिस्तान इससे प्रेरित है, इसलिए कि ज्यादातर जो वहाँ रखे गए थे जेल में, उनमें से काफी कजाकिस्तान के थे। तो आहिस्ते आहिस्ते फैलेगा, और चीन इसीलिए इस संगठन को इतना महत्व देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कट्टरवाद को इन प्रांतों में समर्थन मिले। इसीलिए उनकी आर्थिक पूंजी निवेश काफी है, रूस के साथ सम्मिलित है, क्योंकि रूस चेचनिया में होते हुए चीजों से घबरा रहा है। तो भारत जो है, हमारा सिर्फ कहना है कि बाहर के देशों को धर्म के नाम में आतंकवाद का इस्तेमाल करना गलत है, और हम काफी सफलता पाई है हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, दूसरे संगठनों में। लेकिन मध्य एशिया में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी आक्रमण यहाँ हुए हैं अफगानिस्तान के जरिए आए, वो तो अपना इतिहास है, 1000 वर्षों का इतिहास है। सुदेश्वर वर्मा जी, आप बताएं कि ये तो आज का मसला नहीं, बहुत पुराना है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आज नहीं, लेकिन ये बात है कम से कम कि प्रधानमंत्री ने इसको फिर से दोहराया है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद का जो है निर्यात कर रहा है पाकिस्तान, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। लेकिन वही बात आती है, बार बार फिर लोग कहते हैं कि इससे मामला का आप कुछ ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले अभी भी जारी हैं, हो ही रहे हैं, तो आखिर इसका अंत कहां होगा? देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के खिलाफ, जो पॉलिसी मोदी जी की सरकार ने अपनाई है, इस पॉलिसी को सख्ती से इम्प्लीमेंट करना, पूरे वर्ल्ड में कंसेंसस बनाना और पाकिस्तान को अलग थलग करना आतंकवाद के मुद्दे पर, क्योंकि पूरा विश्व इस बात को रिकॉग्नाइज करता है, तो UN से भी आ ही गया कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो। और भारत तो सफर किया है, पिछले 3 दशकों से भारत टेररिज्म से सफर कर रहा है। भारत को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेररिज्म कैसे होता है। हमने लोगों को खोया है, अपने सेना के लोगों को, सिविलियन के लोगों को। तो आतंकवाद के खिलाफ एक गुस्सा, उसका इजहार होना ही है। आतंकवादियों को तो गुस्सा तो है, लेकिन गुस्से के साथ नहीं, आतंकवादियों, देखिए, आतंकवादियों को तो हम मारेंगे ही अगर आएंगे तो। और आतंकवाद अगर आपकी धरती से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, जहां आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और भेज रहे हैं, तो ये एक अच्छा पड़ोसी तो कभी नहीं करेगा। और प्रत्येक भारतीय इस सरकार को इतना बड़ा मैंडेट इसलिए दिया है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। पूरे विश्व में मोदी जी ने जो कंसेंसस बनाया टेररिज्म के खिलाफ, उसको एक निर्णायक दौर पर ले जाने की आवश्यकता है। SCO में जाके इस बात को बोलना अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ बहुत से कंट्रीज हैं जो इस पर कुछ अलग मत रख सकते हैं, और वहाँ बोलना कि इस पर ही मीटिंग हो, इंटरनेशनल में टेररिज्म को किस तरह खत्म किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। SCO में आतंकवाद तो उसका जो है मुख्य हिस्सा नहीं है, वो तो जो कॉपरेशन है अन्य मामलों में है। आप कॉपरेशन कैसे करेंगे? देखिए, आप कॉपरेशन कैसे करेंगे? आप टेररिस्टों को भेजते रहेंगे भारत में, और उसके बाद आप बोलिए हमारे साथ कॉपरेशन करिए, ये कैसे हो सकता है? यही मैं पूछना चाहता हूँ कि सख्त रुख की तो जरूरत है, ये देश भी मानता है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद जो है सो वो निर्यात करता है, प्रायोजित है पूरे उसी के मतलब बिल्कुल देश से हो रहा है सारा कुछ। आप एक बात बात वही है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो अगर पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं तो पड़ोसी को ठीक कैसे करेंगे? अगर बातचीत नहीं होगी तो आप एक बात बताइए, सार्क क्यों फेल हो रहा है? भारत पाकिस्तान दो मुख्य देश हैं, उनके बीच आपस में तनाव है। हमें सार्क को बिना पाकिस्तान के तो सोचना पड़ेगा, या तो एक पैरेलल सार्क जैसी संस्था खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जाकर तो बिम्स्टेक तो ना आपने किया। आप एक बात बताइए कि हम क्यों पाकिस्तान को ढोएं? जब पाकिस्तान अगर बिहेव नहीं करेगा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लायक नहीं है, हम टेररिज्म को फैलाएंगे,
अगर वो बोलता है खुल के, उस समाज उसका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो आगे बढ़े। नहीं तो क्या उनको अपने उम्मीद है कि बड़ी कार्रवाई होगी? सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में जाके कहा था कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको पाकिस्तान खाली करे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा वक्तव्य भारत की ओर से आया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या करेंगे? वो कहने से तो खाली करेगा नहीं। देखिए, ये तो 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन वो ठीक है, वो तो आपका है। इसकी जो हमारा स्टैंड है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारे लिए, वो कश्मीर पे पाकिस्तान का अनाधिकृत ऑक्यूपेशन है, इसको खाली कराना लॉन्ग टर्म एम है। लेकिन आप जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको या तो आप खत्म करिए, नहीं खत्म करिएगा तो बालाकोट होगा, नहीं खत्म करिएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा। और हमारी सेना ने करके दिखाया है, सक्षम है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा रहा है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं बाज आता है तो माने कि और सख्त कार्रवाई होगी। आपका क्या मानना है कि अगर बिल्कुल बातचीत बंद कर देंगे तो इससे एक सख्त संदेश जाएगा और भारत क्या कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगा? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ स्वामी जी। सुधांशु जी, मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान चाहे कितना ही इसके लिए दोषी हो कि वो एक्सपोर्ट कर रहा, निर्यात कर रहा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान स्वयं भी एक विक्टिम है वहाँ के। देखिए, तो मनमोहन सिंह जी वाली भाषा हो गई ना। वो तो अगर आप खुद आतंकवादी पैदा करते और आप पर हमला करता है तो दोषी तो आप ही हैं। नहीं, वो हैं दोषी, लेकिन आखिरी से आखिरी में इस आतंकवाद का इस क्षेत्र से यदि हमें खात्मा करना है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों को सिर जोड़ना ही पड़ेगा और कोई बाहर के देशों को हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ मोदी जी को एक पीस ऑफेंसिव जिसको कहा जाता है। नहीं तो ये दोनों जो है कंट्राडिक्टरी, पीस भी ऑफेंसिव भी सुनने में तो अच्छा लगता है। मतलब उस अर्थ में कह रहा हूँ कि जैसे ये नवाज शरीफ जी से एकदम अचानक गए वहां पर मिले तो वो एक दोस्ती का, या उससे पहले बस में बैठ करके अटल जी गए वहां पर नवाज शरीफ से, ये सब चीजें जो हैं। लेकिन वही अटल जी ने कहा कि मैं तो बस लेकर के लाहौर गया था लेकिन हमारी बस जो है कारगिल से टकरा गई, टकरा ही नहीं गई, चकनाचूर हो गई। तो वही बात है, आप बस लेके जाएंगे कारगिल की पहाड़ियों से टकराएंगे। कोई भी अटल जी की नीयत के ऊपर शक नहीं करेगा। ये है पीस ऑफ इंडिया। मैं इस अंदाज में कह रहा हूँ कि आखिरी से आखिरी में जवान मारे जाएं, हमारे नागरिक मारे जाएं तो भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? नहीं, कब तक बर्दाश्त नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको मुद्दा बना करके बातचीत होनी चाहिए कि भाई आओ हम सब मिल करके, हमारी सेना, उनकी सेना और उनका इंटेलिजेंस, हम सब मिल करके हम इसको खत्म करें। चलिए, तो इस दिशा में स्वदेशी आपको जवाब का मौका मिलेगा। ब्रेक हम छोटा सा ले लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस समय बहुत जरूरी है कि हम तीनों देश जो इस समय इकट्ठे हो सकें, तो इसका एक बहुत बढ़िया जवाब हो सकता है। और यहाँ पर जैसे वहाँ एससीओ में थोड़ा सख्ती बरती जा रही, मुझे लगता है मोदी जी के द्वारा, वो डाइनिंग टेबल पर साथ ही बैठे, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल मुस्कुराया भी नहीं, हाथ नहीं मिलाया, कहते थे क्या हाल है इमरान, है ना भाई, खत्म करो तुम अपनी धरती से, ऐसा कुछ पीठ थपथपाते, कुछ बोलते, एक शब्द दो शब्द, तो ये एक जेस्चर होता है। मैं सारथी जी का और सुदेश वर्मा जी की प्रतिक्रिया लेंगे, छोटा सा भी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर से इस पर वापस आएंगे कि किस हद तक वो संभव है जो स्वामी जी कह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द लौटेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी बाबा जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। Vakrasana. Start with long sitting posture.
Sit with the back straight with the legs stretched out in the front. Bend the left leg. Place the left foot beside the right knee. Bring the right arm around the left knee and place the palm beside the left foot. Exhale and twist your head and body to the left. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Inhale, come back. Repeat on the other side. वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजारी माबा स्वच्छ हो, निर्मल हो जी। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। यह सब मुमकिन तभी होता है जब आप अपना आयकर समय से देते हैं। अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2019 तक जमा करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग। और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। मैं बेसुध सी पड़ी थी सड़क के किनारे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे लिए सिर्फ बोल नहीं रहे थे, कुछ कर भी रहे थे। एम्बुलेंस, आज मैं जिंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक घायलों की मदद करने वालों से पुलिस, अस्पताल कोई पूछताछ नहीं करेगी। तो अब दुआ कमाने में हिचकिचाई नहीं, क्योंकि अब सरकार है आपके साथ। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। यह सब मुमकिन तभी होता है जब आप अपना आयकर समय से देते हैं। अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2019 तक जमा करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं भारत की क्या नीति है आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर के। अब स्वामी अग्निवेश कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। हाँ, सुदेश वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अग्निवेश जी की बात बहुत अच्छी है, मतलब सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा आप किससे बात कर रहे हैं। जो आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, स्टेट आतंकवाद का इंस्ट्रूमेंट बनाया, छद्म युद्ध स्टेट पॉलिसी है, जो छद्म युद्ध हम बोलते हैं, वो समझ गया कि कन्वेंशनल वार में भारत से नहीं जीतेगा, हमारी सैन्य बल बहुत मजबूत है, तो आप एक टेररिस्टों को भेजकर हमें तंग करने का एक जरिया बनाए। क्या पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है? लड़ना चाहता है तो हमें बालाकोट क्यों करना पड़े? खुद बुला ले भारत को कि हमसे नहीं हो रहा है, भारत सक्षम है। आप जहां बोलिए वहां हम अटैक करके वहां टेररिस्टों को मार दें, पाकिस्तान में मार दें टेररिस्टों को, भारत सक्षम है ना। आप बुलाइए ना, आप नहीं करेंगे। आप इतने सक्षम है तो फिर अमेरिका की तरह आप ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं, आप जैसे मोहम्मद बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ विल की जरूरत है। नहीं तो आप क्यों नहीं मारते हैं? आप क्यों नहीं मारते हैं? आप देखिए बालाकोट हुआ ना, बालाकोट में कम लोग मारे गए, नहीं मारे जाते तो वो तो भारत में भारत के लिए फिराइन थे। वो तो मसूद अजहर को किसने छुड़वाया जोधपुर की जेल से? वो एक देखिए, उस पर अगर जाएंगे तो फिर तो पूरा आतंकवाद का जेनेसिस पर जाना पड़ेगा। लेकिन अग्निवेश जी ये बताए किससे बात करेंगे आप? क्या इमरान खान जी, आपको याद है ब्यूरोक्रेट्स को एड्रेस किए, बोले कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आपको अपने बेल्ट को कसना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। आर्मी जनरल से क्यों नहीं बोले? आर्मी जनरल लोग बिजनेस कर रहे हैं, जनरल कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं उनको एड्रेस करके। आज का डिफेंस बजट देखिए पाकिस्तान का, डिफेंस बजट में कोई कट नहीं है, पाकिस्तान के लोगों पर टैक्स लगा दिए कि कौन कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान? किससे बात करेंगे आप? ऐसा क्योस है वहां पर। ये पारसारथी जी, आप बताएं कि ठीक है बातचीत नहीं करेंगे सब कुछ, लेकिन ये आज का तो मसला है नहीं। 1965 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बाद पाकिस्तान ने आपका सारा ट्रांजिट और सब कुछ रोक दिया है। वो उस रास्ते का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक अफगानिस्तान से ज्यादा आप कुछ अंजीर अखरोट मंगवा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स, और वो भी पाकिस्तान की जो सेना है उसके ट्रक से आता है। तो 50 साल से आपका ट्रांजिट की ये जो आपकी समस्या चल रही है और आप उसमें कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो क्या समाधान क्या है, क्या रास्ता है उसका? निकट भविष्य में कोई समाधान नहीं है। इसको हमें ध्यान में रख के मैनेज करना पड़ेगा, जो एक समस्या है, और पहचानना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं 5.5 साल रह चुका हूं पाकिस्तान में, बहुत लोगों को जानता हूं, तो एक बात मेरे लिए स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अवाम से हमें कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के फौज से जरूर है। ये अगर आप नहीं पहचाने तो आप बिल्कुल इस नीति को चला नहीं पाएंगे। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे, बार बार ये कहा जाता है कि वहाँ की आवाम जो है वो तो बहुत अच्छे हैं लोग, वहाँ के सब कुछ ठीक है। अगर जनता ये चाहती है कि भारत के साथ दोस्ती हो, तो फिर किसको खुश करने के लिए सारा आतंकवाद का प्रायोजन हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, लोकल कंस्टिट्यूएंसी को ही तो वो जो है संतुष्ट करना चाहते हैं। वहाँ कट्टरपंथियों की काफी क्षमता है, और पाकिस्तान के जो फौज है उनसे मिली हुई है। इमरान खान कठपुतली है, मैं इसको 1982 से जानता हूँ। ये फौज के अनुमति के बिना अपने मुंह नहीं खोल सकता। तो कहते हैं कि फौज के द्वारा ही लाइसेंस तो हाँ, तो ऐसे ही सामने आया। इसके पहले जो एडवाइजर थे जनरल हमीद गुल, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, अभी वो नहीं रहे, उनको भी मैं अच्छी तरह जानता था। लेकिन जब तक ये हमें दुविधा हो और समस्या हो, हमें समझना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि हम कुटी करें, बातचीत चलती रहती है। कई साधन हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। कारगिल के युद्ध के समय मैं अभी नवाज शरीफ से बातचीत कर रहा था, ये चलती रहेगी, बैक चैनल जिसे कहते हैं चलता रहेगा। इस पर ना वो स्वीकार करेंगे ना हम, लेकिन औपचारिक तौर से अगर आपने पुनर्स्थापना की इस प्रक्रिया को, बहुत गलत होगा, क्योंकि 2004 में वाजपेयी जी ने उनसे एक आश्वासन लिया कि वो पाकिस्तान के धरती को इस्तेमाल नहीं करने देंगे आतंकवाद के लिए। वो मुशर्रफ कुछ साल रखे, लेकिन फौज नहीं धरती या उनके नियंत्रण की धरती यही था। हाँ, नियंत्रण जाने जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोल बाय टेरिटरी अंडर इंडिया कंट्रोल। तो जब तक पाकिस्तान उधर तक वापस जाने के लिए तैयार नहीं है,
तब तक मैं समझता हूं कि ये एक औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया रखना बिल्कुल बेवकूफी होगी। स्वामी जी, तो मेरा कहना यह है, जरूर चैनल्स खुले रखिए, उनसे बात कीजिए। सेना के साथ बात करने के कई तरीके हैं हमारे, मैं भी शामिल रहा हूं कभी इसमें, लेकिन औपचारिक बातचीत खोलना इसका मतलब ये है कि आप उनके किए हुए आतंकवाद का मान्यता दे रहे हैं। मतलब अनौपचारिक चलता रहे, औपचारिक अनौपचारिक नहीं, मैं कह रहा हूँ बैक चैनल, ठीक है, ये चलता रहता है, ये कूटनीति का एक अभिन्न अंग है। चलिए तो मैंने जानता हूँ कि आज है या नहीं, लेकिन रहा है। तो मेरी राय अगर आप पूछें तो जब उपयुक्त समय हम मांगते हैं उस तरह के चैनल खुलेंगे। हाँ, ये नहीं कि हम गले मिला के एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, चलने वाली बात। आप कितना मौका पाकिस्तान को देंगे? भारत की ओर से तो हमेशा कहा गया हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हमेशा बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ, और कितना मौका आप देंगे? देखिए, ये मौका देते ही रहना चाहिए, और खास करके आज जब हम ये कह रहे हैं हमारे साथी कि इमरान जो है वो मुखौटा है सेना का, तो इमरान जो बोल रहा है बार बार कि हमें बातचीत करनी चाहिए, तो इसके पीछे फौज है, बाजवा है, उसकी पूरी मतलब सेम पेज पे है, ये तो मानेंगे, वरना वो कैसे बोलता है अलग से। तो जब ये है मौका, असली मौका, और आज हमें मानना चाहिए कि भारत की अपनी एक साख और ताकत बहुत आगे, ये तो इससे कोई डर करके झुक करके हम बातचीत नहीं कर रहे। बातें आ रही हैं, जो विश्लेषण जो विशेषज्ञों के छप रहे हैं, वो इसलिए कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई आर्थिक रूप से कि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए पाकिस्तान ऐसा कह रहा है। लेकिन भारत में एक वर्ग है जो अपने ही देश को, अपनी ही सेना को, अपनी ही सरकार को हमेशा जो है सो वो कटघरे में खड़ा करता है। अगर इमरान खान कुछ बोलते हैं तो उनकी बात सही है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं वो गलत है, बालाकोट तक के लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में आप क्या हल निकालेंगे? नहीं, हल मैं बार बार यही कहता हूं कि आपने जब इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करके और आपने दावा किया कि हमने वहां आतंकवाद के जो थे अड्डे खत्म कर दिए, और इसके बावजूद भी आप रोज के हिसाब से देख रहे हैं कि वहां से निर्यात आ रहे हैं, तो बात सही है आपके लिए। वहाँ एक आतंकवादी, थोड़े हजारों की संख्या में आतंकवादी हैं वहाँ नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, खुली हुई है। इसलिए आज हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच जारी करनी चाहिए। आप पारसार्थी जवाब देना चाहते हैं? नहीं, बात ये है, रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो ये कई साल लगेगा, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि दबाव रखो उन पर। नहीं, आप ये कह रहे थे, इन्होंने जो कहा कि अगर इमरान खान कठपुतली है सेना की, तो फिर वो जो कह रहे हैं उसमें सेना का समर्थन है बातचीत में। वो आपने सुबह दांत नहीं साफ करेंगे सेना अध्यक्ष के अनुमति के बिना। तो जब वो कह रहे हैं, वो सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, कहो ये इनको फिर फंसाओ बातचीत की प्रक्रिया में और फिर शुरू करो। ये देखो, ये है तो उसका सेना में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 1965 के जंग में उनके साथ लड़ चुका हूँ, मैं सेना में था, तो मुझे मत पूछिए उनके बारे में, और ये ना कहें कि मैं नहीं जानता हूँ कि सेना। सुदेश वर्मा ये जो है ये बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है स्वामी अग्निवेश जी जो आपने बताया। देखिए, ना मैं राजनीतिक नेता हूँ, ना कूटनीति, जो मैं एक सन्यासी। आप सन्यासी इसलिए उस पर स्टैंड करते हैं, आपके संदर्भ को समझा जा सकता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि हमने जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए यहाँ पर उसके पुख्ता सबूत दिए, हमने बोला इस पर कार्य करो। इमरान खान क्या बोले, अब बाकी पीछे भूल जाइए, अब आगे की देखते हैं। उनके आने के बाद क्या टेररिस्ट इंसिडेंट कम हो गया? उन्होंने टेररिस्ट भेजना बंद कर दिया। सिंसियरिटी ऑफ अप्रोच देखिए, सिंसियरिटी जब तक नहीं होगा आपकी बात को कोई कैसे लेगा सीरियसली। और भारत जिसके पास पूरा प्रूफ है आपका, आजकल क्या चीज छुपा हुआ है बताइए? आतंकवादी घुसते हैं, सैटेलाइट से पकड़ा जाता है, सब कुछ प्रूफ है, पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है, और आप बोल रहे हैं कि भाई बातचीत करो। क्यों बातचीत करो? हम सीरियसनेस में दिखाएंगे। बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किससे? चीन से। डोकलाम में जो किया, अरुणाचल को आज भी रिकॉग्नाइज में, डोकलाम में जो किया, डोकलाम में जो करना था, चीन उसके कब्जे में है। देखिए, चीन के साथ में हमारी समस्याएं हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद अरुणाचल को नहीं मान रहा है। स्वामी जी, चीन के साथ भी कुछ समस्याएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चीन में कब्जा किए बैठे, लेकिन फिर हम लोग क्योंकि ताकतवर देश है,
नहीं नहीं, बात उसकी नहीं। फिर तो अपने ही आपको जो है सो छोटा दिखाना हो गया ना। अब हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा हम समाप्त करेंगे। समस्याएं हैं, चीन के साथ भी समस्याएं हैं। चीन पर भी आरोप है कि उसने हथियार भेजने का काम किया बांग्लादेश के रास्ते से, जब खालिदा जिया की सरकार थी। आज नहीं हो रहा, आज हसीना के साथ हमारे से संबंध नहीं हो रहा, लेकिन खैर हम उसके तरफ नहीं जाएंगे। इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, सुदेश वर्मा जी, पार्थसारथी जी और स्वामी अग्निवेश जी। और चर्चा समाप्त करते हैं, क्योंकि ये तो बहस चलती ही रही कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये भी एक जो है खुला हुआ जो है कहे सच है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो निर्णय लेती है सरकार करने को बाध्य होती है। बल्कि क्रिस्टीन प्रेयर ने तो यहाँ तक लिखा है कि हर देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास एक देश है। यानी जो सेना चाहती है वही होता है। इसलिए निश्चित रूप से इमरान खान क्या कहते हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है, क्योंकि धरातल पर लागू करने की स्थिति में वहां की सरकार होती नहीं है। इस चर्चा को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।